बांग्लादेश में तख्तापलट में 6 दिन से ज्यादा बीत गए हैं। इन 6 दिनों में बांग्लादेश में न जाने क्या क्या हो गया। गीता जलाई गई, गर्भगृह लूटा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, जो कि अभी जारी है। हालांकि अब हिंदू अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए उठ खड़ा हुआ है और अब तो इस संवेदनशील मामले को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा का भी ट्वीट सामने आ गया है। पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी प्रताड़ित बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए सहानुभूति जताई है, लेकिन हिंदू कहकर नहीं बल्कि अल्पसंख्यक कहकर। जी चलिए, आपको बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर प्रियंका गांधी वाड्रा का जो ट्वीट सामने आया है उसे पढ़कर सुनाते हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमलों की खबरें विचलित करने वाली हैं। किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, भाषा या पहचान के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हमले अस्वीकार्य हैं। हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में जल्द हालात सामान्य होंगे और वहां की नवनिर्वाचित सरकार हिंदू, ईसाई और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित करेगी। यहाँ कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने लगता है जैसे ऐसा दिखाने का प्रयास किया है कि गलत सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं हो रहा, बल्कि वहाँ रह रहे ईसाइयों और बौद्ध धर्म के लोगों के साथ भी हो रहा है। अब लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि क्या हिंदुओं का नाम लेने में प्रियंका गांधी को शर्म आती है। सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें लगता है जैसे बढ़ने वाली हैं। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर उनके ऊपर संकट के काले बादल मंडराने लगे हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ईडी उन्हें समन भेज सकती है। जल्द ही ईडी कांग्रेस की तरफ से संचालित नेशनल हेराल्ड अखबार के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए राहुल गांधी को तलब कर सकती है। माना जा रहा है कि एजेंसी अनियमितताओं की अपनी जांच को पूरा करना चाहती है। इस मामले में एजेंसी पहले ही 751 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है। राहुल गांधी से इस मामले में इससे पहले 40 घंटे की पूछताछ हो भी चुकी है। ईडी ने राहुल गांधी से उस वक्त 40 से ज्यादा सवाल पूछे थे। उनसे यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के दैनिक कामकाज में उनकी भूमिका के बारे में भी सवाल जवाब किए गए थे। ईडी तो इस मामले में राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी से भी सवाल जवाब कर चुकी है। शनिवार को हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई उससे हंगामा तय माना जा रहा था, जिसमें सेबी चीफ माधुरी पुरी बुच और उनके पति को लपेटा गया। आरोप लगाया गया कि अडानी से जुड़े विदेशी फंड में उनकी हिस्सेदारी है, जिसका इस्तेमाल अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी के समूह में धन की हेराफेरी के लिए किया गया। अब ये रिपोर्ट आई तो कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को फिर एक बार अडानी का नाम लेकर जैसे मोदी सरकार को घेरने का मौका मिल गया। लेकिन बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने इस पर सवाल पूछा। आपको मालूम है जॉर्ज सोरोस का? ये महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं? इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह। और इस हद तक है कि मोदी के पूरे सत्ता को बदलना चाहिए। आह्वान किया था जनता से। ये वहां मेन इन्वेस्टर है। लेकिन सवाल पूछना कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप? देश मोदी के से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है। इंतजार होने लगा कि इस रिपोर्ट का असर शेयर मार्केट पर क्या दिखाई देगा, लेकिन शेयर मार्केट पर इसका कुछ खास असर नहीं दिखाई दिया और लगा जैसे हिंडनबर्ग वाला बम फुस हो गया। क्योंकि शुरू में बाजार थोड़ा गिरा, लेकिन फिर समय रहते संभल भी गया। और फिर जब इस बारे में बुच दंपति से बात की गई तो उन्होंने खुद पर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। दंपति ने कहा, हिंडनबर्ग पूंजी बाजार नियामक की विश्वसनीयता पर हमला कर रही है। ये चेयरपर्सन के चरित्र हनन का प्रयास भी है। वहीं अडानी समूह ने हिंडनबर्ग रिसर्च के ताजा आरोपों को दुर्भावनापूर्ण और चुनिंदा सार्वजनिक सूचनाओं से छेड़छाड़ करने वाला बताया। पहले अयोध्या और अब कन्नौज देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी के नेता इस हद तक गिर गए हैं। नवाब यादव, जो कन्नौज के मिनी सीएम कहे जाते थे, 25 साल तक अखिलेश के साए में रहे, समाजवादी पार्टी के बेहद करीबी आज दुष्कर्म के आरोप में धर लिए गए हैं। नवाब सिंह यादव को यूपी पुलिस ने नाबालिग बच्ची से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया है। बाकायदा इसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल है। डायल 112 पर मिली सूचना के बाद कॉलेज के रूम में लेटे हुए नवाब सिंह पकड़े गए। बीजेपी ने इस मामले को पकड़ लिया है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने नवाब सिंह को लेकर ट्वीट्स किए हैं। पूछा है, इस वीडियो के बाद भी क्या अखिलेश यादव अपने खास नवाब सिंह यादव का बचाव करेंगे? फिर ये भी पूछा कि अयोध्या के बाद अब कन्नौज में भी नाबालिग से रेप के प्रयास में सपा नेता गिरफ्तार। सपा सरकार के समय मिनी सीएम कहलाया जाता था आरोपी नवाब सिंह यादव। कन्नौज में डिंपल यादव के राइट हैंड और सांसद प्रतिनिधि के रूप में है नवाब सिंह यादव की पहचान। क्या आप भी अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग करेंगे? जी, पूछा तो जाएगा ही।
मोहित खान के मामले में अखिलेश ने डीएनए टेस्ट की मांग की थी और अब तो नवाब सिंह ऑन कैमरा पकड़े गए हैं। इस पर अखिलेश क्या कहेंगे? बंगाल एक बार फिर सुलग उठा है। इस बार भी एक महिला को इंसाफ दिलाने के लिए हर तरफ महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलवाने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। बंगाल की राजधानी कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से हुए जघन्य अपराध पर पूरे देश में नाराजगी है और अब तो सीएम ममता बनर्जी ने भी इंसाफ का भरोसा दे दिया है। सीएम ममता बनर्जी पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर गए, परिवार के सदस्यों से बातचीत की, पुलिस को कड़ी चेतावनी दी कि अगर पुलिस ने 18 अगस्त तक इस मामले का खुलासा नहीं किया तो मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। आपको क्या लगता है, महिला ट्रेनी डॉक्टर को मिलेगा इंसाफ? दिल्ली के कैब ड्राइवर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ड्राइवर की देशभक्ति देख आपको भी शायद शर्म आ जाए। जो लोग अपने ही देश में बैठकर अपने ही देश की बुराई करते हैं, उन्हें इस कैब ड्राइवर से सीख लेनी चाहिए। इस कैब ड्राइवर ने रात के 12:30 बजे पाकिस्तानी युवक और उसकी गर्लफ्रेंड को कैब से उतार दिया। जबरदस्त तरीके से दोनों पर यह भड़कता दिखाई दिया। कैब ड्राइवर का आरोप है कि उस पाकिस्तानी शख्स और उसके साथ बैठी युवती ने दिल्ली वालों का अपमान किया। हिंदुस्तानियों को मौका परस्त कहने से कैब ड्राइवर भड़क गया। पहले तो उसने पाकिस्तानी शख्स और उस महिला को उसके देश की बुराई करने से रोका, लेकिन वो नहीं माने तो फिर उसने देर रात दोनों को कैब से उतारकर खूब सुनाया। अब लोग इस ड्राइवर को देशभक्त कह रहे हैं, नेशनलिस्ट कहकर उसकी तारीफ कर रहे हैं।